गुड नून इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्मानी। हमारा खास हेल्थ शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेन किलर्स और पेन रिलीफ स्प्रे की। जी हां, अगर जरा से दर्द में खाते हैं आप पेन किलर तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दिल और लिवर को नुकसान हो सकता है। भाग दौड़ भरे इस जीवन में अक्सर थकान की वजह से सिर दर्द या शरीर में दर्द की समस्या बनी रहती है। ऐसे में दर्द से परेशान होकर हम अक्सर इसे निजात पाने के लिए पेन किलर या फिर पेन रिलीफ स्प्रे का सहारा लेने लगते हैं। इन दिनों कई लोग आए दिन पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्का दर्द होने पर भी लोग पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आपको कितने नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि लगातार पेन किलर खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही शरीर पर इसके अन्य कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, एक्सपर्ट की एडवाइस देंगे और ये समझेंगे कि ये जो पेन होता है, अगर हम पेन किलर ना खाएं, पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करें तो हमारे पास समाधान क्या है। पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर सुमित आनंद है, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे हैं, पूर्व कंसल्टेंट हैं एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्योंकि आज की लाइफस्टाइल इतनी डिफिकल्ट हो गई है सुमित आनंद जी, कि हर किसी को पेन में दर्द होता है। किसी को पैरों में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को गले में दर्द है, किसी को हाथों में दर्द है, किसी को कहीं पर दर्द है। ये दर्द की समस्या, और क्योंकि ये तमाम बार ये रिपोर्ट्स आती रहती है कि पेन किलर इतना नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है पेन किलर भले ही लोग उतना कंज्यूम ना करते हो, लेकिन स्प्रे तो अमूमन लोग यूज करते हैं। अगर वो इतनी घातक हैं, अगर उनके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तो लोगों के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? सुमित आनंद जी। जी धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये पेन किलर्स बहुत ही घातक हैं और कई बार अननोइंगली, खास करके विलेजेस में जहाँ लोगों को पता नहीं है इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लोग पेन किलर्स ले रहे होते हैं। उन्हें दवाई खाने के बाद काफ़ी आराम पहुंचता है और वो बिना इसके साइड इफेक्ट जानने वो लंबे टाइम तक दवाई लेते रहते हैं। बट द थिंग इज कि जब आप पेन किलर लेते हो तो ना सिर्फ आप अपने स्टमक लाइनिंग, जिससे कि अल्सर होने का रिस्क होता है, उसको अफेक्ट कर रहे हो, आपके लिवर, आपके किडनी, आपके हार्ट, इन सारे ऑर्गन्स पे बहुत ही लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और हार्ट स्ट्रोक से लेकर लिवर फेलियर तक हो सकता है या किडनी फेलियर हो सकता है। इतनी घातक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि आप आईसीयू में एडमिट या डेथ भी हो सकती है। वही पेन किलर जो आपको इतने सुविधा दे रहा है, आपका पेन आपसे हटता है, वही पेन किलर आपके लिए घातक हो सकता है। तो पेन किलर या स्प्रे जो है, ये इनका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पेन को शांत कर देना या सेटल कर देना। इनका लॉन्ग टर्म में कोई यूज नहीं होता है। अगर आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है बहुत फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिकॉज पेन किलर आपके रूट कॉज पे, जो पेन का जो मेन कारण है, जैसे घुटनों में आपके दर्द है, अर्थराइटिस है, और आप उसमें आप पेन किलर यदा कदा लेते हैं, दैट्स ओके। बट अगर यही पेन किलर आप कई महीनों तक ले रहे हो सिर्फ घुटने की अर्थराइटिस के लिए, तो आप अपने लिवर और किडनी से हाथ धो बैठ सकते हो। जो अर्थराइटिस का मेन कारण है, कार्टिलेज की समस्या है, उसका इलाज कराए, ना कि सिर्फ पेन को टारगेट करे। आप ये समझना जरूरी है कि पेन जो है बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो आपको अलर्ट करता है, कोई मेजर डैमेज होने से पहले वो सिग्नल दे रहा है बॉडी को। जैसे आपने कोई मान लो गर्म चीज है वो छू ली, आपको दर्द होता है, आप हाथ हटा लेते हो, तो पूरा बर्न होने से आप बच जाते हो। इसी तरह अगर आपके नी में पेन होता है तो आपको बॉडी ने अलर्ट कर दिया कि अब अर्थराइटिस हो रही है, आप एक्सरसाइजेस करो, आप प्रिकॉशंस लो, कार्टिलेज की दवाई लो, ना कि पेन किलर लो। पेन किलर साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से मिलें और आपको गाइड करें कि आपको सही समय पर क्या करना है, या पेन किलर लेना है तो कितने समय तक के लिए लेना है, फिर आप पेन किलर का सही फायदा उठा सकते हो बिना इसके साइड इफेक्ट्स को अपने ऊपर लिए ठीक हुए। है सर। डॉक्टर अरुण पांडे जी, और मुझे लगता है ये सवाल कई लोगों का होगा जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है। और मैंने खास तौर पर ये प्रॉब्लम अपने घरों में या दूसरों के घरों में एक पर्टिकुलर एज की महिलाओं में देखी है, चाहे दादियों की बात की जाए, नानियों की, आजकल तो मदर्स में भी घुटनों में दर्द रहता है सर। और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सर्जरी देते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक्सरे करते हैं, वो स्कैन करते हैं, और जब उनको वो इतना एडवांस स्टेज दिखता है तो वो सर्जरी देते हैं। लेकिन सर्जरी वर्ड ही थोड़ा डरावना होता है, लोग सर्जरी कराने से बचते हैं। कुछ सर्जरी सक्सेसफुल होती है, कुछ सर्जरीज में कई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हमने देखे हैं जहां लोग पैर नहीं मोड़ सकते हैं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं। पैरों घुटनों के दर्द के बचाव के लिए क्या करें लोग? नमस्कार कंचन जी, और आपके समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो आपको मैं बधाई इसलिए देता हूं कि आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप एक स्पेशल शो चलाते हैं सभी रविवार को भी। मैं जिस दिन पैनल में नहीं होता हूं उस दिन भी आपका मैं शो देखता रहता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई एक समर्थ चैनल ऐसा भी है जो लोगों की स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक करने की कोशिश करता है। और मैं अब मुद्दे पे आता हूँ, बात करता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा कि दवा तो लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस बनती है, डायग्नोसिस के बाद कहीं ना कहीं अगर उसको, तो इसमें आपको मैं क्लियर करना ये चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर पेन, हर दर्द का इलाज ऑपरेशन है या सर्जरी है, ये जरूरी एकदम नहीं है। ये बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ। यानी कि अभी जैसे डॉक्टर सुमित सर ने बताया कि आपको दर्द की दवा खा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के विंडो शॉपिंग करके दर्द की दवा खा रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जानलेवा, मैं तो एक चीज और जोड़ रहा हूँ, जानलेवा ये कार्रवाई करेगी ये दर्द की दवा, क्योंकि दर्द की दवा बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हर जगहों पे, जैसे डॉक्टर सुमित आनंद सर ने बताया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द की दवा बार बार खा रहे हैं, और एक बात और है कंचन जी कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे विंडो शॉपिंग करके आप कोई भी दवा ले सकते हैं। अगर आप, मैं बाहर की बात करूँ, डेवलप कंट्री की बात करूँ, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा फार्मेसी पे नहीं उपलब्ध है, नहीं मिलती है, नहीं ले सकते आप। तो एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि कृपया करके अपना डॉक्टर खुद ना बने, ना कि गूगल, और ना ही गूगल करके अपना इलाज करें। ये दोनों चीज बहुत ही भयावह है। क्योंकि अगर आपको मैं सिंपल सी एक चीज बात कर रहा हूँ, अभी लाइव आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप खांसी जुकाम का एक इलाज डालिए आप गूगल पे, और या फिर एक चीज और डाल दीजिए, खांसी जुकाम से क्या हमारी जान जा सकती है, ये आपको गूगल बता देगा कि हाँ जान जा सकती है, आपको ये हो सकता है, आपको वो हो सकता है। तो कृपया करके गूगल वाले डॉक्टर से दूर रहें। और बात करता हूं मैं, जो कहते हैं कि सर्जरी नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, तो मैं फिर बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि हर इलाज सर्जरी नहीं है, सभी सभी रोगों का इलाज सर्जरी नहीं है। अगर बहुत दिनों से आप पेन किलर खा रहे हैं या बहुत दिनों से आपको लॉन्ग टर्म है, तो वो घुटने की मैं बात करूं तो वो अर्थराइटिस हो सकती है। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे, सर्जरी से पहले भी ऐसे कई सारे उपाय हैं जिनका उपाय करके दर्द में आराम मिल सकता है। हाँ, जब लॉन्ग, मतलब कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग स्टेज हो चुका है, यानी कि अब उसकी रिकवरी हम दवाओं से या किसी फिजियोथेरेपी से या फिर लाइफ मॉडिफिकेशन से नहीं कर सकते, तभी कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर आपको ये बताएगा कि इसमें अब सर्जरी की जरूरत है। जैसे आपने बात की घुटने की, घुटने का दर्द, यानी कि अगर तुरंत आराम हो रहा है घुटने का दर्द, तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऑर्थोपेडिशियन आपको सर्जरी की सलाह नहीं देगा। वो सबसे पहले आपको एक्सरे स्कैन करेगा, जो आपने बताया कि स्कैन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले भी क्लिनिकल सेंस होता है डॉक्टर्स का, कि हमें पता लग जाता है कि ये दर्द बेसिकली किस लिए हो रहा होगा। तो अगर क्लिनिकल सेंस करके, यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो स्टेज है, यानी कि ये जो घुटने का रोग है, जो अर्थराइटिस डॉक्टर सुमित सर अभी बता रहे थे कि ये अर्थराइटिस है और ये लॉन्ग स्टेज पे चला गया, यानी कि प्रोलॉन्ग हो गया है, इसकी ग्रेडिंग बहुत बढ़ गई है, सीवियर हो गया है, और इसका कोई भी दवा या कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी ऐसी चीज करके हम इसको बैक लाइफ में ला सकते हैं। अगर ये स्टेज पार हो चुका है, तब ही इसका इलाज सर्जरी है। और सर्जरी में भी दो तीन तरह की सर्जरियां होती हैं घुटने की। एक होता है माइनर सर्जरी, जिसमें कुछ चीजें हम करके और उसको सही कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है मेजर सर्जरी, जिसमें आप अपनी देखा होगा कि आपने घुटना रिप्लेसमेंट और फिर दूरबीन की विधि द्वारा ऑपरेशन, ये सब तमाम चीजें आपने सुनी होंगी। अब मैं बात करता हूं कि क्यों डरना है, क्यों लोग डर जाते हैं सर्जरी से। तो मैं आपको बता दूं, अगर घुटने का रिप्लेसमेंट की बात की तरफ अगर कोई डॉक्टर आपको बताया है कि आपके इस घुटने में रिप्लेसमेंट, यानी कि घुटना प्रत्यारोपण करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये मान के चलिए, और मैं इस पे बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन है वो घुटना प्रत्यारोपण। तो ये घुटना प्रत्यारोपण कब होता है, जो सबसे ज्यादा सीवियर हो गया, यानी कि जब हमारा घुटना एकदम ऐसे घुटना होता है
घिस चुका है, इसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। और अगर आपका, आप भी देख रहे होंगे सामान्य में घुटना हमारा सीधा होता है, अगर वो टेढ़ा हो गया घुटना, अगर ये ऐसे हो गया है, तो ये मान के चलिएगा, ये देख रहे हैं ये घुटने का शेप अगर ऐसे हो रहा है बाहर की तरफ से, तो ये मान के चलिएगा कि घुटना बहुत ज्यादा सीवियर हो गया सर डॉक्टर अरुण, मैं एक और सवाल डॉक्टर सुमित आनंद आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप जॉइंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, नीज ऑपरेशन का लगातार लोग जिक्र करते हैं। बिल्कुल। सर ये घुटना टेढ़ा कैसे हो जाता है? क्या वक्त के साथ साथ हो जाता है? आज की तारीख में हम किन बातों का ध्यान रखें कि आने वाले वक्त में जब हम एक पर्टिकुलर एज में पहुंचेंगे तो हमारे घुटने स्वस्थ हैं? क्या करना चाहिए सर उसके लिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। प्रिवेंशन क्या है, इससे समस्या से बचे कैसे? सो बेसिकली जो नी है, जो सबसे कॉमन अर्थराइटिस हमारे कंट्री में है, वो घुटनों की अर्थराइटिस है। घुटनों की अर्थराइटिस में टेढ़ापन तब आता है जब अर्थराइटिस बहुत एडवांस हो जाता है, जिसका मतलब है घुटने जो जोड़ है उसकी कार्टिलेज तो घिस गई, साथ में हड्डी में भी एक अगर डिफेक्ट या गड्ढा बन जाए तो धीरे धीरे अंदर या बाहर की तरफ डिफेक्ट डिफॉर्मिटी बन जाती है। रही बात प्रिवेंशन की, तो आप ये देखो कि अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखते हैं, जिसका मतलब है कि आपका जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट अत्यधिक नहीं होता है, जिससे कि किसी भी जॉइंट पे, स्पाइन पे, हिप पे या घुटनों पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आता है, तो उसके डैमेज या डीजनरेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में अगर आपको घुटने में मान लीजिए कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई या मेनिस्कस की इंजरी हो गई यंग एज में, आपने अगर उसी टाइम उसका सही इलाज करवा लिया, आपने उस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं दिया, या कोई कार्टिलेज बचपन में या इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हुआ, उसको आपने टाइम रहते अगर उसको ट्रीट कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हायर एज ग्रुप होने में के बाद आपको अर्थराइटिस ना हो। कुछ अर्थराइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि एज रिलेटेड होती है। अगेन उसको भी हम कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि कम कर सकते हैं या उसकी क्या सिवियरिटी को डॉक्टर कम कर सुमित, सकते एक हैं। छोटा सा और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, क्या फिजियोथेरेपी से ऑस्टियोआर्थराइटिस सही हो सकती है? जी, आपने जैसा बोला, फिजियोथेरेपी एक माध्यम है, वन ऑफ द मल्टीपल वेज। जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, वो फिजियोथेरेपी खुद से कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवा सकते हैं। बट यस, मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग हैं तो घुटने पर आप एक्स्ट्रा लोड नहीं जाने देते हैं, जिससे उसकी लाइफ को आप बढ़ाते हैं। साथ में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे नीचे नहीं बैठना, आलती पालती पार के या उखड़ होके नहीं बैठने से आपकी घुटनों की लाइफ बढ़ जाती है। आप अगर विटामिन डी और कैल्शियम बॉडी में अच्छा रखेंगे, बोन आपके सॉफ्ट या ऑस्टियोपोरोटिक नहीं होंगे, तो अच्छा भी सुमित आनंद जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ये है। सप्लीमेंट्स यस, पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ सर, बिल्कुल। क्योंकि हम सब अच्छा आज, क्योंकि हम वी आर ऑल वेरी अवेयर सर, बहुत लोग हैं जो या हेल्थ को लेकर अब बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत अवेयर हो रहे हैं। विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट है, और भी कई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, क्या बिल्कुल। वो हमेशा, चलिए आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लिया, सर इसकी टाइम यस, लिमिट क्या होती है? धूप में तो आजकल बहुत कम ही लोग जाते हैं, लोग प्रेफर एग्जैक्टली, करते हैं एसी में बिल्कुल। बैठना। क्या हम थ्रू आउट विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं? क्योंकि मैंने ये भी देखा है सर, जो विटामिन डी का जब हम चेकअप कराते हैं और एक लिमिट से ज्यादा विटामिन डी आपकी बॉडी में होता है तो वो पॉइजनस हो सकता है। तो कोई बिल्कुल सही। सप्लीमेंट हम कब तक लें? क्या हर सप्लीमेंट के लिए मुझे डॉक्टरों को फोन करनी पड़ेगी कि क्या अब मैं ये लूं, ये 3 महीने तक लूं, इसका कोर्स 12 महीने तक लूं? वो कौन सा सप्लीमेंट है डॉक्टर सुमित आनंद जी जो मैं थ्रू आउट यस, ले सकती हूँ? बिल्कुल, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो भी दो ऐसे विटामिन हैं, विटामिन B12 एंड विटामिन डी, जो कि अच्छी डाइट होने के बावजूद हमने देखा है कि जनरली ये लो होता है और इसकी वजह से बहुत सारे मस्कुलर और बोन पेन होते हैं। रही बात विटामिन डी की, जैसे कि सनलाइट में निकलना मुश्किल है आजकल, और दैट इज द ओनली गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। कोई भी खाना या फूड आइटम ऐसा नहीं है जो मैं ये कह सकूं कि बिल्कुल कंप्लीट सोर्स है। तो विटामिन डी मैं कहना चाहूंगा कि आप पहला टेस्ट कराएं। अगर विटामिन डी लो है आपका, तो आप पहले उस लो लेवल को नॉर्मल तक लेके आए, जो कि हो सकता है उसके कैप्सूल या सिरप या इंजेक्शन से करना पड़े। वंस इट रीचेज अ नॉर्मल लेवल, उसके बाद आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बॉडी में ले तो लिया विटामिन डी के इंजेक्शन, लेकिन ये यूज भी तो कर रहे हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिर से कम हो जाएगा। तो एक मेंटेनेंस डोज होता है जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं 60,000 यूनिट्स हर महीने, दर महीने आप लेते रहें, और फिर साल में एक बार
उसके साथ चेक करा लें कि विटामिन मतलब डी कि नॉर्मल है कि रेगुलर नहीं। चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैंने हेल्थ शो किया है मैंने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि हर व्यक्ति को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर अरुण बिल्कुल। पांडे जी, मैं आपसे एक और बात यहाँ पूछना चाहती हूँ। कोई व्यक्ति घर में है, किसी को इमीडिएट पेन हो गया अचानक से, चलिए हम जॉइंट्स की बात करें, किसी को पैरों में ही दर्द हो गया, तो वो क्या करे? क्या वो आप, क्योंकि अब पेन रिलीफ से दिक्कत है, लिवर किडनी खतरे में है, मेडिसिन से तो लोग वैसे ही अवॉइड करना पसंद करते हैं जो अवेयर हैं लोग, तो इमीडिएट इलाज उसका, अगर पेन रिलीफ से प्रॉब्लम है, मेडिसिन से प्रॉब्लम है, दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या मालिश वगैरह जो कहा जाता है आयुर्वेदा में, उससे इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाएगा लेकिन अगले दिन रिलीफ नहीं मिलेगा, उस समय क्या करना चाहिए डॉक्टर अरुण? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं भी जो दर्द होता है उसका दर्द का कारण क्या है, तो ये कारण हमें जानना जरूरी है। क्या वो दर्द किसी चोट की वजह से है, क्या हमें चलते चलते पैर मुड़ गया इसके कारण दर्द हो गया है, या कोई सामान हमारे पैर पे गिर गया इसके कारण दर्द हो गया है, या हम किसी सामान से टकरा गए या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गए उसके कारण। तो यानी कि बेसिकली ये मोटा मोटी ट्रॉमा हो गया। तो क्या अगर इस किसी भी तरह के ट्रॉमा के द्वारा क्या ये दर्द हो रहा है क्या, पहले आप क्वेश्चन ये है। तो अगर ट्रॉमा के द्वारा कोई भी दर्द है या कोई भी चोट लगने के कारण ये दर्द हमें हो रहा है, तो ध्यान रखिए कोई भी मालिश या मसाज नहीं करना है। क्योंकि जब भी आपको चोट लगती है तो यानी कि आपको स्किन, सबसे पहले पहला कांटेक्ट किससे होगा? स्किन से होगा, उसके बाद मसल, उसके बाद बोन। तो जब भी स्किन से कांटेक्ट होता है, जब भी ट्रॉमा या चोट लगती है और आप स्किन से पहला कांटेक्ट होता है, तो यानी कि आप मान के चलिएगा कि स्किन सबसे ज्यादा पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर का, वो है स्किन। तो स्किन भी डैमेज कहीं ना कहीं होता है, फिर मसल डैमेज होता है, और बहुत ज्यादा सीवियर चोट लगी है तो फिर बोन भी डैमेज होगा, यानी कि बोन का भी फ्रैक्चर होगा। तो जब आप बात कर रहे हैं कि चोट लगे तब दर्द हो, तो कभी भी मसाज या मालिश या किसी भी तरह का तेल नहीं लगाना है। तो घर पे क्या कर देना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि दवा भी नहीं लेना है, तो घर पे पहला काम क्या करना है? अगर चोट के कारण दर्द हो रहा है तो बर्फ लें, कपड़े में, सूती कपड़े में बर्फ को रखें और उस जगह पे सिकाई करें। ये पहला उपाय है। कोई भी गर्म पानी का यूज नहीं करना है, गर्म पानी से सिकाई नहीं करनी है, कोई भी तेल नहीं लगाना है। और दूसरा, जैसे ही सिकाई आप करेंगे तो थोड़ा सा दर्द में, सूजन में, लालपन में आराम मिलेगा। अगर घर आपके अस्पताल से दूर है तो ये उपाय जरूर करें। दूसरा उपाय घर में क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी पेन किलर वाला स्प्रे है तो आप उसके केवल दूर से लगा दें। उस पर मालिश करने की, उसको बैठाने की, उस पर स्प्रिंट बांधने की ऐसी गलती न करें। और सबसे खास बात, किसी भी नीम हकीम के पास इस तरह का इलाज एकदम न कराएं। अब मैं बताता हूं 2-3 लक्षण कि अगर आपका सीवियरिटी कितनी है। अगर चोट लगी है और उस पर चोट लगने के तुरंत बाद उस पर सूजन आ जाता है, लालपन हो जाता है, रेडनेस आने लगती है, छूने पे गर्म जैसा लग रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आपके फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ गया है। सर तो अगर थकान से, अगर डॉक्टर अरुण, ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया कि अगर चोट लगी है तो उसका इलाज मालिश नहीं है। अगर थकान से किसी को दर्द हो रहा है तो वो इमीडिएट क्या करे सर? वो स्प्रे नहीं लगाए, क्या करे? अगर स्प्रे नहीं तो स्प्रे का ऑल्टरनेटिव क्या है सर? जी, थकान की दर्द की बात करूं, अब थकान के कारण दर्द होने का मतलब है कि हमारे मांसपेशियां फटीक हो रही हैं, मांसपेशियों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप कसरत पे ज्यादा जोर दें। मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो मांसपेशियों में फटीक नहीं आएगी। और थकान का मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप वर्किंग युवाओं और युवतियों की बात कर रहे हो, क्योंकि बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो बुजुर्गों में हर चीज टाइम, एज के कारण कई चीजें डिग्रेड होने लगती है, मसल का पावर कम होने लगता है, बोन का कैल्सिफिकेशन कम होने लगता है। तो उसमें एक ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं थकान की, जैसे जो काम करते हैं, जो आप और हम, अगर हमारे शरीर में थकावट आती है तो उसका मुख्य कारण क्या है? मसल फटीक है। मसल फटीक के लिए क्या करें? न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन करें, जंक फूड से दूर रहें, और कसरत या योगा जरूर करें, जिससे कि हमारे मसल में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और जो अभी विटामिन डी की भी बात करी जा रही है, हमारे युवाओं में भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी सबसे ज्यादा हो रही है। उसका कारण ये है कि हम लोग एक लाइफ ऐसा जी रहे हैं जिसमें हमको धूप का सेवन मिलता ही नहीं है। तो मेरी सर, आप सोचिए आज की तारीख में न्यूबॉर्न्स बच्चों को विटामिन डी की सिरप दे दी जाती है। एक वक्त हुआ करता था जब मालिश करके उनको धूप में रखा, क्योंकि धूप से लोग डरने लगे, स्किन इश्यूज भी इतने हैं सर, इसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते। डॉक्टर सुमित आनंद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। अगर जैसे कि हम मसल फटीग की बात कर रहे हैं, मसल्स को क्या सर सिर्फ जिम जाके ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्या 1 घंटा हम जिम करें, मसल
ट्रेनिंग करें उसी से, या पिलाटेस या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से, या मसल ट्रेनिंग के लिए कुछ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास कुछ खाना भी होता है। और मैं खाने का इसलिए जोर दे रही हूँ सर, क्योंकि किसी चीज़ में विटामिन होता है, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में आयरन होता है, किसी में जिंक होता है, किसी में मैग्नीशियम होता है। तो हमारी थाली में ऐसा क्या होना चाहिए कि हमें ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिले? जी तो जैसा आपने बताया कि हमारे खाने में काफी विटामिन होते हैं पहले से, बिल्कुल सही बात है। बस बैलेंस रूप में अगर हम लें तो हमें सप्लीमेंट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर विटामिन B12 और D3। B12 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और B12 का वेजिटेरियन सोर्सेज आर नॉट वेरी रिच, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो भी बीच बीच में सप्लीमेंट ले लें। लेकिन मसल पेन या थकावट या फटीग का इकलौता कारण विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है। आप अगर यंगर एज ग्रुप में देखेंगे तो पोस्चर इज द नंबर वन रीजन, बिकॉज उनको लंबे टाइम 8-10 घंटे चेयर पे बैठ के आईटी वाला काम करना होता है, विच इज कॉल्ड डेस्क डेस्क जॉब, एंड इसकी वजह से उनकी मसल जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। गलत पोस्चर होने की वजह से वो एक्स्ट्रा लोड आता है मसल्स पे और वो पेनफुल होती है। तो आप पोस्चर करेक्शन पे भी खास ध्यान रखें। जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि देखो जिम जाने के चक्कर में बहुत लोग घर से निकलते नहीं है कि जिम जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, वो करते ही नहीं है। बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर बैठे, इनफैक्ट चेयर पे बैठ के बेड पे भी कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से शुरुआत तो करें आप योगा के कुछ पोजेस तो स्टार्ट करें, वो घर से कर सकते हो। अगर आप सिंपल पोस्चर करेक्शन, घर वाली एक्सरसाइजेस, अपने डाइट में प्रोटीन, मसल्स के लिए प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, देखिए नॉन वेज में तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन, पनीर, चना, दाल, ये सब अपने डाइट में अगर बढ़ा दें तो आपका प्रोटीन कंटेंट डाइट का अच्छा होगा और आपकी मसल स्ट्रांग हो सकती है। एक्सरसाइजेज सर या प्लीज मैं कह रहा कंटिन्यू। हूँ, हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जिम जाना ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। जिम जाना तो एक एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो गया, आप घर पे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ओके अच्छा डॉक्टर अरुण पांडे जी, क्योंकि प्रोटीन का भी जिक्र हो रहा है, पैसा तो मैंने पढ़ा हुआ है कि जितना आपका बॉडी वेट होता है उस अकॉर्डिंग उतने ग्राम्स आपको प्रोटीन का कंजम्पशन आपका होना चाहिए। लेकिन क्या सर जो वेजिटेरियन है, क्या सोयाबीन, पनीर, दाल से इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है? और कहीं क्या, और इन प्रोटीन पाउडर्स का क्या सर, क्या जो लोग इस तरह के प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कुछ टाइम तक तो जो लोग जिम करते हैं और प्रोटीन पाउडर लेते हैं, मैंने देखा है कि उनकी बॉडी चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोटीन पाउडर छूटता है वो बॉडी सेम टू सेम वैसी हो जाती है। क्या हमारी वेजिटेरियन डाइट में इतना प्रोटीन है कि हम अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना ग्राम प्रोटीन उस वेजिटेरियन डाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, एकदम है। मैं एकदम ये बात पे सहमत हूँ कि वेजिटेरियन डाइट भी हमारी उतनी ही ज्यादा प्रोटीन युक्त है जितनी नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, उसमें मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर सुमित सर बता रहे थे कि अभी सोयाबीन की डाइट ज्यादा बढ़ा लीजिए, आप अपने दालों की मात्रा ज्यादा बढ़ा लीजिए। जो आपकी जो थाली वाला जो क्वेश्चन पूछे कि ऐसी थाली में क्या रहे, तो मैं 4-5 चीजें बताता हूँ। उस थाली में उसकी क्वांटिटी बस बढ़ा लीजिए, आपको प्रोटीन की मात्रा मिल जाएगी। पहली चीज, हर चीज ऐसी, सबसे पहले बात आप ये करें कि दाल जरूर रहे। वो दाल चना की दाल भी हो सकती है, वो अरहर की दाल भी हो सकती है, मिक्स दाल भी हो सकती है। जितने भी फली वाली सब्जियां हैं वो जरूर आपके में है, जिसमें राजमा हो जाए, जैसे स्प्राउट होते हैं आजकल, स्प्राउट सब लोग खाते हैं, आप देखते भी होंगे, तो स्प्राउट बहुत सहज रूप से मिल जाएगा। स्प्राउट भी वेजिटेरियन है, सोयाबीन है, दाल है, ये सब कुछ वेजिटेरियन डाइट बोल रहा हूं मैं। दूध आप ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, ये सब कुछ वेजिटेरियन है। और अगर मैं बात करूं जो अंकुरित चने बोला जाता है, जिसको मैं स्प्राउट बोल रहा हूं, अगर उसको खाएं उसमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा में। हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें, हरी सब्जियां भी खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिल जाती है आपको। तो ये सब की जो डाइट अपने मैंने आपको बता दिया कि वो थाली में दाल जरूर होना चाहिए, हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए, और सोयाबीन की बड़ी भी जरूर होनी चाहिए। तो अगर इतनी चीजें हर रोज आपके वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन थाली में है तो आपकी प्रोटीन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। और अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर की, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो प्रोटीन पाउडर जो आपने बताया कि लोग खाते हैं तो बॉडी बहुत शेप में होती है, जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर से अपनी ही ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो उसका कारण ये है कि क्या वो पाउडर किसके द्वारा बनाया हुआ है और उसकी मात्रा कितनी है, और क्या उसको 100% टेस्टेड है वो। क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कई बार आपने ये देखा होगा कि प्रोटीन युक्त पाउडर खाया और कूल्हे की हड्डी हो गई खराब।
यानी कि ऐसे प्रोटीन पाउडर में कुछ ना कुछ स्टेरॉइड की मात्रा मिलाई गई होती है। अगर स्टेरॉइड की मात्रा मिलाई गई है जो कि मानक से ज्यादा है और आपने अनजाने में वो स्टेरॉइड खा लिया, तो मैडम स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा इफेक्ट ये पड़ता है, बोन की मैं बात करूं, उसमें होता है एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, हिप जॉइंट में एक नेक ट्यूमर होता है उसमें, और जब उसमें अगर नेक्रोसिस हो गया तो वो कूल्हा खराब होता है। और वो अधिकतर किस में देखा गया है, ऐसे ही बॉडी साइड बनाने इफेक्ट्स वालों तो को। होते हैं सर, साइड इफेक्ट्स पे लगातार चर्चा होती भी है। अच्छा डॉक्टर सुमित आनंद, क्योंकि आप कह रहे थे कि आजकल का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें 8 से 10 घंटे लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या जो लोग बिल्कुल। ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, क्या उनको भी ये समस्या हो सकती है पैर दर्द की? और मुझे ये भी बताइएगा सर, ये जो फैंसी शूज पहने जाते हैं, चाहे हम हील्स पहने, प्लेटफॉर्म हील्स, वेजेस पहने, या फिर एक पर्टिकुलर काइंड के शूज हमारे पास होने चाहिए जो हमें हमारे पैरों को कंफर्ट दे, क्या मतलब शूज का भी कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है, शूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खास करके एक कंडीशन है जिसको कहते हैं प्लांटर फेसियाइटिस, यानी कि इसमें तलवे की जो मांसपेशियां हैं उनमें सूजन आ जाती है। सुबह उठते ही या काफी रेस्ट के बाद आप जब पहला कदम रखते हैं जमीन पर तो काफी तीव्र पेन होता है। तो इस कंडीशन में जो नंबर वन रीजन जो होता है इसका, वो या तो आपकी फुटवेयर गलत होती है, हार्ड सोल्ड होती है, या फिर आप बेयर फुट चलते हो, जमीन पर बिना किसी चप्पल के चलते हो। तो आपको यही हम सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी वॉक करो, लंबा वॉक करो खास करके, तो कंफर्टेबल शूज, वॉकिंग शूज जो आते हैं अच्छी कंपनीज के आते हैं, कुशन। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कंफर्टेबल शूज़ में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसी प्रोवर्ब के साथ के लिए समय की जाओ कमी है अच्छे। सर मेरे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें अवेयर करने के लिए, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। तो आप लोग अगर पेन किलर खाते हैं या किसी भी ब्रांड का स्प्रे यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करना बंद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हानिकारक और आने वाले वक्त में वो घातक भी साबित हो सकता है। इसी के साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट के साथ।